हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम लोग अभी प्रमेय चिकित्सा का सिद्धांत क्या है वह मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आपकी प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो हम लोग विस्तार से देखेंगे कि मतलब प्रमेय की चिकित्सा कैसा होता है, किस तरह से हमें विचार करना चाहिए। अभी हम लोगों ने ये देखा था कि तरह के प्रमेही होते हैं। एक स्थूल प्रमेही होते हैं, एक सूक्ष्म एक कृष्ण प्रमेही होते हैं, एक बलवान रोगी होते हैं और एक दुर्बल प्रमेही रहते हैं। इस तरह से चार तरह के प्रमेही होते हैं। तो मैं कुछ चिकित्सा सिद्धांत आप लोगों को बताऊंगा जो आपकी प्रैक्टिस में जरूर काम आने वाला है। और एक हमारा भाग रह गया था कि अपतर्पण जन्य, अगर अपतर्पण जन्य अगर ये रहते हैं, प्रमेही लोग रहते हैं, कृष प्रमेही रहते हैं, दुर्बल रहते हैं, तो उनका ब्रीहन कैसे करना चाहिए, उनको संतर्पित कैसे करना चाहिए, ये मेरा एक भाग रह गया था। तो उसी को मैं कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। जो भी मैं बताऊंगा अपने आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जी मदगनी सर के नोट्स बताऊंगा। ये मेरे को सर ने दिया है। और जो भी वाक्य है ये सारा अनुभव है हमारे गुरुजी का है। और उनके गुरुजी ऐसे 500 साल पुराने जो परंपरागत जो ज्ञान आ रहे हैं उससे मैं बता रहा हूँ। जो भी मैं बताऊंगा ये सारा चीज किताबों में नहीं है, ये अनुभव जन्य ज्ञान है। और ये सक्सेसफुल प्रैक्टिस, एक तरह से ये डेटा है कि इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है तो इस तरह से फायदा होता है। ये दुर्लभ जो नोट्स हैं यह मेरे को मेरे गुरुजी ने दिया है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और अपने गुरुजी का ज्ञान आप लोग तक शेयर करने का कोशिश करता हूँ। तो मैं आप लोग को जो भी बताऊंगा ना वह सब आप लोग के काम आने वाला है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। किसी को कोई भी डाउट है मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग मुझे इनबॉक्स जो है फेसबुक लाइव का उसमें आप लोग लिखिए। मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा कोशिश करूंगा। और दूसरा बात है कि आप सब लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो आप लोग सोचिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। आप लोग को क्या और क्वेरीज आ रही है, क्या डाउट्स आ रहे हैं, सब लोग आप लोग मुझसे बिना हिचकिचाए हुए आप लोग पूछ सकते हैं। तो अभी हम लोग प्रमेय चिकित्सा का जो बेसिक है, मतलब मौलिक सिद्धांत है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और कुछ मैं योग बताऊंगा, जैसे कि अलग अलग जो प्रमेय रहते हैं उसमें कौन कौन से काढ़ा देना है, तो उससे क्या फायदा होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि ऐसे डे टू डे लाइफ में हमारे पास पेशेंट आते ही हैं। सबसे पहले बताया कि प्रमेय में ब्रीहण विधि, प्रमेय में ब्रीहण करना, जो कृष्ण रोगी हैं, दुर्बल रोगी हैं, तो इसका वर्णन विस्तार से चरक संहिता में नहीं दिया है, यह हमारे सर के नोट्स में है। और जो सर ने अपने अनुभव से और कुछ कुछ और दूसरे ग्रंथों से दिया है उसका सार भाग है। तो इसमें ऐसा बताया है कि कुछ रोगी जो रहते हैं वह मोटे रहते हैं, बलवान रहते हैं, मतलब स्थूल रहते हैं, बलवान रहते हैं। कुछ कृष रहते हैं, कुछ दुर्बल रहते हैं। कृष रोगियों को बृहण चिकित्सा देना पड़ता है, मतलब बल और मांस को बढ़ाने वाला चिकित्सा बृहण चिकित्सा होता है। मतलब अब शरीर बहुत पतला हो गया है, डायबिटिक मिलेटस का पेशेंट है और बहुत कमजोर हो गया, बहुत पतला हो गया है, तो उसका मांस और बल क्षीण हो गया है। तो बल मतलब स्ट्रेंथ देना और मस्कुलर वेट बढ़ाना, मसल्स बढ़ाना, उसके लिए बृहण चिकित्सा करना पड़ता है। और जो लोग बहुत ज्यादा स्थूल हैं और जो बलवान हैं उनको हम लोग तो शोधन करते हैं, वमन विरेचन ये सब करके शरीर को शुद्ध करते हैं। अब इसके बाद में हो रहा है कि जब वमन और विरेचन से शरीर शुद्ध हो जाता है, भले वो स्थूल रोगी है, बलवान रोगी है, तब उसके बाद में उनकी भी संतर्पण चिकित्सा ही देनी पड़ती है। और दुर्बल रोगी है उनको भी संतर्पण चिकित्सा कराना पड़ता है, क्योंकि वह संशोधन के योग्य ही नहीं रहते, अनार्य रोगी रहते हैं। तो इसमें बृहण चिकित्सा क्या रहता है, इसमें ऐसा बताया है कि हम लोग जब बृहण करते हैं ना तो मांस और बल को बढ़ाने वाली दवाइयां, जैसे कि हम लोग जांगल विशिकर प्राणी ऐसे है, जैसे कि तितर आदि है, या फिर प्रतुद जो चोंच से तोड़ तोड़ के कोई भी चीज खाते हैं, जैसे कबूतर आदि जो है, उसी तरह से इनके मांस को साधित करना है और इसका मांस रस पीना है। तो पहले के जमाने में नॉनवेज खाया जाता था चिकित्सा के पर्पज से, तो कबूतर का मांस, फिर तितर का मांस, अलग अलग प्राणियों का मांस खाना है। इसी तरह से इनसे साधित रस लेना है, मांस रस लेना है, इससे साधित सत्तू का प्रयोग करना है, मंथ का प्रयोग करना है, यव चूर्ण का प्रयोग करना है, अवलेह का प्रयोग करना है। यह प्रमेह रोगी के लिए, मधुमेही के लिए नहीं। मधुमेही को आप केवल मटन सूप दे सकते हैं। उसी तरह से जो लोग वेजिटेरियन हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, वो लोग मसूर की दाल का यूश बना के पी सकते हैं। तो दाल का पानी जो सिद्ध कर दिया जाता है, दाल को उबाल के और केवल पानी पिया जाता है, तो वही यूश कल्पना कहलाता है। तो मसूर हो गया, मूंग हो गया, और लघु आहार का सेवन कराना है, जो अग्नि को प्रदीप्त करते हुए आगे बृहण करते रहे, पोषण करते रहे। तो इस तरह से जब बृहण किया जाता है,
क्योंकि मेरा एक पॉइंट रह गया था कि दुर्बल, क्योंकि स्थूल और कफ पित्त प्रमेह के लिए तो हमें शोधन करना है, ये आप लोग को मालूम है, लेकिन बृहन करने वाली क्या चिकित्सा है वो मैंने रह गया था, वो मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से प्रमेह के रोगियों के लिए क्या चीज देना चाहिए, तो उनको मेहनत का काम कराना चाहिए। तो जितना भी शुगर लेवल बढ़ा है, या फिर ये दोष दुष्य समूर्चना हुई है, क्लेद बहुत ज्यादा हुआ है, बद्ध बद्ध मेद हुआ है, मांस धातु बहुत ज्यादा विकृत हुआ है, जलीय जितने भी धातु है, दश दुष्य है, वह सब दूषित हुए हैं। तो इसलिए वो क्लेद को निकालने के लिए, अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, धातु अग्नि को अच्छा करने के लिए, भूताग्नि को अच्छा करने के लिए हमें उनसे मेहनत कराने का काम कराना है। और वो भी इतना नहीं कि बहुत ज्यादा उनको तकलीफ हो, अर्धशक्ति व्यायाम किए तो भी चलेगा। इसी तरह से पुरातन श्यामक नाम का जो धान्य है उसका सेवन कराए, कोदो का सेवन कराए, उद्दालक का प्रयोग कराए, गेहूं का प्रयोग कराए, चना का प्रयोग कराए। चना का अगर सेवन कराए ना, उनके अभी मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं, तो जब उनके पेशेंट मधुमेह के रहते हैं, डायबिटीज मिलेटस के, तो मैं उनको बोल ही देता हूँ कि आप लोग गेहूं, चना, जवार, बाजरी, इन सबको पीस के और इसका आप रोटी बना के खाइए, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। जांगल मांस का प्रयोग कराने के लिए बोला है। तिक्त रसयुक्त पदार्थ जैसे कि रस पाचक हो गया, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेद पाचक, अस्थि मज्जा पाचक, ये तिक्त रसात्मक द्रव्य नहीं, तो इसी तरह से बहुत सारे तिक्त स्कंद के द्रव्य है, वह जब हम सेवन कराते हैं तो उससे क्या बढ़ा हुआ जो शुगर है वह कंट्रोल में आ जाता है। मधुर रस को काटने के लिए तिक्त रस का प्रयोग ये बहुत अच्छा रहता है। लेकिन मधुमेही अगर पेशेंट है और उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, बात का प्रकोप है, तो तिक्त रस का सेवन उतना नहीं कराना चाहिए। उसमें मधुर रसात्मक द्रव्य, मधुर मतलब अश्वगंधा, अश्वगंधा का चूर्ण इतना मीठा नहीं होता कि चीनी और गुड़ की तरह होगा, वो मतलब मधुर रहता है, उसका प्रयोग करा सकते हैं। अश्वगंधा, शतावरी, फिर कपी कच्चू, मुसली, ऐसे बला, ये सब चूर्ण का प्रयोग कराए तो वो बृहण करता है। भले मॉडर्न वाले ऐसे डॉक्टर्स बोले कि बहुत सारा अभी आ गया, शुगर फ्री टैबलेट्स आ गया है, आ गया सैकरिन वगैरह, लेकिन वह उसमें भी ग्लूकोज का अलग तरह का सैकरिन रहता है। उसी तरह से शुगर फ्री च्यवनप्राश, ऐसे बहुत सारी कंपनियां, लेकिन उसमें शुगर रहता ही है। आयुर्वेद कहीं पर भी नहीं बोलता है कि आप शुगर दीजिए, मीठा चीज आयुर्वेद में कभी नहीं बताया। उन्होंने कहा मधुर रस, मधुर रस का मतलब है कि अश्वगंधा चूर्ण, जो गृहिणी गण के द्रव्य हैं, जो मधुर मधुर शीत है। मधुर का मतलब इतना नहीं कि चीनी और गुड़ की तरह है और वो ब्लड शुगर को बढ़ाए। मधुर रसात्मक होना चाहिए, जो टेस्ट में मीठा ना लगे, लेकिन वो मधुर रसात्मक रहते हैं, मधुर विपाकी रहते हैं, शीत वीरात्मक रहते हैं। अग्नि और पृथ्वी महाभूत प्रधान सारे द्रव्य, जैसे बला वनस्पति है, इसका अगर हम काढ़ा बना के पिए, या बला शीरपाक का प्रयोग करें, अश्वगंधा शीरपाक, विदारी शीरपाक, कपिकच्चू का शीरपाक, मुसली का शीरपाक, तो ये सब बृहण करता है, ऐसा आचार्य लोग बताते हैं। इसी तरह से ये बता रहे हैं कि वृक्ष उबटन करना बहुत जरूरी है। जो स्थूल और बहुत ज्यादा स्थूल प्रमेही है, बलवान प्रमेही है, उनको वृक्ष उपटन कराए, या फिर सब रोगियों को वृक्ष उपटन कराने से क्या होगा, कफ का विलयन होगा। जितना कफ का विलयन होगा, भ्राजक पित्त पे काम होगा, उतना ही स्त्रोतस खुलेंगे और स्वेद जो है वह निकलने लगेगा। जब स्वेद प्रवृत्ति होने लगेगी उपटन से, तो उससे क्या होगा कि वाटर इम्बैलेंस जो है अंदर से, जिस तरह से बाढ़ आई है और पूरे जलीय धातु विकृत हो गए हैं, क्लेद बढ़ गया है, वो सारा स्वेद से स्त्रोत से निकलने लगा। और जितना मेद हम लोग उपटन से उसको बैलेंस करने का कोशिश करेंगे, तो मेदव स्त्रोत का मूल स्थान वृक्क है, तो वह उतना उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी जितना उपटन कराते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने देखा है कि वेरिकोज वेन्स रहता है, उसके लिए क्या बताया है, वेरिकोज वेन्स को ठीक करने के लिए कवल और गंडूश धारण करने के लिए बताया, क्योंकि ये आकाशीय तत्व है हमारा मुंह कुहर। और इसी तरह से जो वेरिकोज वेन्स है वह भी आकाशीय तत्व विकृत होने से होता है, वहां शिथिलता आ जाती है। जब हम तेल का गंडूश करते हैं या कवल धारण करते हैं, तो डायरेक्टली उसका इंपैक्ट पड़ता है, तो वेरिकोज वेन्स ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से वृक्ष उपटन करते हैं, तो वृक्ष उपटन का कार्य डायरेक्ट किडनी पे होता है, और किडनी का फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है। जो ये रहते हैं ना, जीएफआर जो रहता है वो एकदम बैलेंस हो जाता है। यह अनुभव में आया है। और आचार्य लोग बेवकूफ नहीं थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, वो लोग वैज्ञानिक थे, उन लोगों को मालूम था कि वृक्ष उपटन जितना करेंगे उतना ही किडनी में फायदा होता है। तो इसीलिए हमारे सर ऐसा बताते हैं कि जब भी एक्यूट रीनल फेलियर के पेशेंट आए, या क्रॉनिक रीनल फेलियर के आए, पाइलोनेफ्राइटिस के पेशेंट आए, नेफ्रेटिक सिंड्रोम के आए, तो उसमें उपटन का कार्य जरूर करना चाहिए। क्यों, अब इसका कैसे काम होता है वो मैं बता देता हूँ। जब हम लोग उपटन करते हैं तो वो क्या करता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उद्वर्तन जो है वो कफ प्रविलायनम, ऐसा बताया कि कफ को वह मेल्ट कर देता है, और मेद को भी प्रविलायनम ऐसा बोला, कफ मेदो प्रविलायनम ऐसा जब बोला है, तो मेद को पिघला देता है। जो दूषित मेद अगर प्राकृत होने लगेगा, पसीना आने लगेगा, तो किडनी जो है वो मूल स्थान है किसकी है, तो मेद की है। और दूसरा है कि मेद और स्वेद का संबंध रहता है। मेद जो है
उसका बहुत संबंध रहता है। तो इससे क्या होता है कि जितना स्वेद प्रवृत्ति होगा उतना मेद जो है वो बैलेंस होगा। तो वह किडनी फेलियर में बहुत अच्छा फायदा करता है रुक्ष उबटन का। इस तरह से भी दृष्टिकोण से अगर दिया जाए, आप केवल बस्ती और किडनी पे काम करने वाली दवाइयों का मत यूज करिए, उसके साथ में उपटन का प्रयोग करिए। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, पसीने से कितना फायदा होता है। मेरे पास एक पेशेंट आते थे, तो वह बताते थे कि मैं, और उनका बहुत बड़ा होटल है यहाँ पुणे में, कैंप एरिया जो है एमजी रोड, महात्मा गांधी रोड में बहुत बड़े बड़े होटल हैं उनके, और ऐसे ही उनके 3-4 होटल और भी हैं। तो वो एक बार मेरे पास आए, उनका मतलब कोई इलाज कराने हैं। तो वो ऐसे ही अपना दुख सुख मुझसे बतिया रहे थे। बात करते करते वो बोले कि डॉक्टर साहब, मैं ना दुबई गया था, और दुबई में मैंने चोरी किया था जब मैं यंग था। तो वहां का गवर्नमेंट ने मुझे एक रेगिस्तान के नीचे जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद कर दिया तो मुझे उन्होंने कुछ 12 घंटे रखा था, और मुझे इतना पसीना आया। रेगिस्तान के नीचे इतनी गर्मी रहती है, बाकी लोग एसी में रहते हैं वहां पे, लेकिन इतना पसीना आया, इतना पसीना आया कि मेरा एक मतलब 12 घंटे के अंदर 30 किलो ऐसे पानी बह गया पूरा पूरा। जहां में मुझे जेल में रखा गया था एक बंद कोठरी में, तो मतलब 30 किलो ऐसा पसीना निकला, और फिर मैं बेहोश टाइप हो गया। फिर उन लोगों ने चेक करने के लिए आए, जब खाना देते आते हैं, तो मुझे वो लोग ने अनकॉन्शियस पाया, मुझे लेके गए, फिर उन्होंने मेरा इलाज किया। लेकिन मेरा 30 किलो जो कम हुआ वो फिर से बढ़ा नहीं। तो इसका मतलब है कि स्वेद जब निकलता है तो मेद जो है अपने आप वो बैलेंस हो जाता है, मेद भी पिघल जाता है। तो इसीलिए रुक्ष उबटन का क्या महत्व है कि, और मेदोवस्त्रुतस का मूल स्थान क्या है, तो वह वृक्क है। तो यहाँ पर जितनी भी पैथोलॉजी हो रही है, अविल मूत्रता, प्रभुता अविल मूत्रता, ऐसे जो बहुमूत्रता, ऐसा जो बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है, और मूत्र प्रवृत्ति विकृत स्वरूप की हो रही है शरीर में। और मूत्र की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो पक्वाशय में होती है, ऐसा आयुर्वेद मानता है। सारकिट विभाजन जहां पर हो रहा है वहीं पर ही शुरुआत हो जाती है मूत्र उत्पत्ति का, और किडनीज उसको फिल्टर करते हैं। तो अभी ये जो सारा सिस्टम है, क्रॉनिक रेनल फेलियर के जब पेशेंट होते हैं उनमें यूरिन ही फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, किडनी श्रिंक हो जाती है, तो किडनी यूरिन को फिल्टर नहीं कर पाती है, किडनी ऐसे डैमेज होती है, नेफ्रॉन्स डैमेज होने लगते हैं। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि एक तरह से किडनी डैमेज हो गया। तब वो लोग क्या करते हैं, किडनी डायलिसिस करके शरीर का जितना भी मूत्र है, क्लेद है, उसको डायलिसिस से निकालने का कोशिश करते हैं, और इसको बार बार मल्टीपल डायलिसिस होता है, तो किडनी जितनी है उससे और श्रिंक हो जाती है, और वो बेकार हो जाती है, पूरा नेक्रोस्ट हो जाता है, सड़ जाता है। सड़ने से ज्यादा क्षय हो जाता है, सड़ता नहीं है, मतलब क्षय की अवस्था में आता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि फिर दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट करके लगाते हैं, वह भी फिर वही सम प्राप्ति हो रही है, तो वह भी श्रिंक होने लगती है। तो यह चिकित्सा सही चिकित्सा नहीं, मैकेनिकल चिकित्सा वो लोग करते हैं कि ये चीज निकाल दिया, ये चीज डाल दिया। अगर वो काम नहीं कर रहा है किडनी, तो आप जबरदस्ती उसको रिसेप्टर्स पे काम करने वाले, एंजियोटेंसिन पे काम करने वाले, लूप डायूरेटिक ऐसे मेडिसिन दो, और उनको यूरिन निकालो, फ्रूसेमाइड लैक्सिस देके उसको निकालो, जबरदस्ती निचोड़ के निकालो। वो मैकेनिकल काम करते हैं। हम लोग कैसे हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग जब चिकित्सा करते हैं तो हम ग्रहणी कला को अच्छा करते हैं, सारकिट विभाजन को अच्छा करते हैं, और फिर हम लोग बस्ती देते हैं कि किडनी के जो नेफ्रॉन्स डैमेज हो गए उनको रिजुवनेट किया जाए, नया बनाया जाए। नया बनाते हैं, और वो भी गुड़ूची, पटोल, किरातिक, यष्टि, मधु, इससे सिद्ध दूध का शीरपाक बनाते हैं, और गुगुल तिक्तक घृतम या महातिक्तक घृतम को मिक्स करके हम मात्रा बस्ती देते हैं, तिक्तक क्षीर बस्ती, और दूसरे दिन हम तेल का बस्ती देते हैं, धन्वंतर तेल। तो इससे क्या होता है कि नेफ्रॉन्स को जान आ जाती है, जो सूख रहा होता है, डैमेज हो रहा होता है, और किडनी कमजोर हो रहा होता है। आप लोग ऐसा सोचिए कि मैं अभी आप लोग को दिख रहा हूं, अगर मैंने 2 महीने खाना नहीं खाया तो मैं किस तरह से हो जाऊंगा, मैं एकदम सूख जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा जैसे मैं मरने वाला हूं। तो फिर मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह से जो किडनी है वह काम नहीं कर पाती है, काम नहीं कर पाती, सूख जाती है पूरे। तो और वो भी क्यों सूख जाती है, तो रुक्ष गुण के वजह से वायु उसको सुखाते जाता है, क्षयात्मक संप्राप्ति रहती है वहां पे। तो यहां पर हम लोग जब तिक्तक क्षीर बस्ती देते हैं, वह क्या करता है, स्नेहन करता है, ब्रीहन करता है, पोषण करता है। और जो क्षीर बला तेल है वह भी स्नेहन करता है, बल देता है। क्षीर बला मतलब दूध है, और बला नाम की वनस्पति है, इसको हम लोग 101 बार ये करते हैं, आवर्ती बना के सिद्ध करते हैं। तो ये क्या करता है, किडनी को नरिशमेंट करती है, वायु का जो रुक्ष गुण बढ़ा है उसको वो पूरी तरह कंपेंसेट करके स्नेहन 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 करके ब्रीहन करने लगती है। तो ये कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि जो बच्चे खाते पीते नहीं थे तो पहले वो नानी के घर जाते थे कुछ दिन के लिए। तो जैसे भरत जी भी गए थे रामायण में, जब रामचंद्र भगवान को वनवास दे दिया गया कैकेयी माता और दशरथ जी के साथ,
तो उनके साथ मिलके तो भरत जी ननिहाल में गए थे। तो जब भी नाना नानी के घर बच्चे जाते थे ना, तो उनको बहुत ज्यादा घी के लड्डू, घी का हलवा, घी का सब चीज व्यंजन बना के दिया जाता था। और जब वो नाना नानी के घर से आते थे, वो एकदम हृष्ट पुष्ट होके आते थे। तो इसलिए नाना नानी के घर भेजा जाता था। ये चीज दादा के घर भी होता था। लेकिन जो लाड़ प्यार ये सब जो है, इसी तरह से जो हम लोग लाड़ प्यार करके किडनी जो सूख रही है मतलब मैं आप लोग को एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग के दिमाग में फिट बैठ जाए कि ये जो मैंने ननिहाल का, नाना के घर जाने का जो कॉन्सेप्ट बताया, वो वही तरह से हम लोग भी नाना नानी की तरह ही किडनी को बचाने के लिए तिक तक शीर बस्ती देते हैं। उसी तरह से हम लोग शीर वाला तेल का बस्ती देते हैं। ये कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है ना, ये मेरे को मेरे सर ने सिखाया है। तो इसलिए मुझे इतना भरोसा है ना कि और मैंने जब इसका ट्रीटमेंट किया भी है, तो मेरे पेशेंट का सीरम यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया है। दूसरा, किडनी जो शंकन थी वो नॉर्मल हो गई है। अब आप लोग जब करेंगे तभी आप लोग को विश्वास होगा। केवल मेरी बात पे ऐसे ब्लाइंडली विश्वास मत करिए, आप लोग खुद करिए, तब आपको पता चलेगा कि किडनी फेलियर में जितना आयुर्वेद ठीक कर सकता है, जितना सक्सेस रेट आयुर्वेद का है, उतना एलोपैथी का नहीं है। दूसरा बात यह है कि पेशेंट हमारा बात मानने वाला चाहिए, भिषक वैश्य होना चाहिए, तभी हम चिकित्सा करते हैं तो फायदा होता है। दूसरा, हम लोग जब किडनी के पेशेंट रहते हैं तो हम लोग उसमें सर्वतोभद्र रस, शिवा गुटिका, माहेश्वर वट्टी, फिर मूत्रल दवाइयां देते हैं, जैसे गोक्षुरादि गोकुल, चंद्रप्रभा वट्टी, फिर बहुत सारे ऐसे दवाइयां देते हैं जो सार के विभाजन को अच्छा करे। रसकल्प को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। और या वसंत कुसुमाकर, वो भी रसकल्प नहीं है, उसमें सोना चांदी वगैरह है। या हम स्वर्ण भस्म देते हैं, चांदी भस्म देते हैं, पुनर्नवा मंडूर देते हैं, पुनर्नवा गुगुल देते हैं, पुनर्नवा रिष्ट देते हैं, पुनर्नवा का आप लोग स्वरस देते हैं, पुनर्नवाष्टक क्वाद देते हैं। ये सब क्या करता है कि किडनी को, जिस तरह से ननिहाल में बच्चे को कितना प्यार मिलता है, ममता मिलती है, नाना नानी हर बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, अपने बेटी के बच्चे को। और दादा दादी प्यार करते हैं, लेकिन वो थोड़ा कड़क रहते हैं। तो बच्चे जो दादा दादी के घर, तो उनको उतना प्यार का अनुभव नहीं होता जितना नाना नानी के घर में होता है। तो एक तरह से रिलैक्स हो जाते हैं। इसी तरह से जब आयुर्वेद के पास जो आते हैं, तो हम लोग नानिहाल की तरह किडनी को बचाने का कोशिश करते हैं। इसी क्रम में रुक्ष उबटन का भी प्रयोग कर दें तो किडनी फेलियर में बहुत अच्छा फायदा होता है। जितना स्वेद प्रवृत्ति होगा, उतना वाटर इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाएगा। और किडनी, जिस तरह से हम लोग, आप लोगों ने मर्म पॉइंट को बताया है ना, मर्म पॉइंट दबाने से ये व्याधियां ठीक हो जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि पूरा शरीर जो है वो वात का स्थान है। पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधानम विशेषता। तो ये जो स्पर्शनेन्द्रिय बताया है, यहाँ पर अगर हमने स्नेहन किया तो वायु शमित हो जाएगा, और उसका इफेक्ट यहाँ से तेल पूरा एब्जॉर्ब होके किडनी जो सूख गई है वहां तक इसका इफेक्ट होगा। मेदो व स्त्रोतस के मूल स्थान। अब मेद और स्नेह का संबंध रहता है, क्योंकि समान उनका योनि है। तो इसलिए क्या होता है कि आप जितना स्नेहन करेंगे, अभ्यंग करेंगे, उतना किडनी फेलियर में फायदा होता है। इसलिए, और क्या है कि प्रमेह में, कफज प्रमेह में खासकर, कि इसमें स्निग्धता बड़ी है, बद्ध बद्ध मेद है। तो यहाँ पर तेल का अभ्यंग नहीं बोला है, यहाँ पर रुक्ष उबटन बोला है कि हमें उबटन करके उद्वर्तन करना है। तो बहुत सारे, जैसे त्रिफला हो गया, हरिद्रा हो गया, दारू हरिद्रा हो गया, नीम हो गया, ऐसे इसी तरह से आरगवती अध्याय में बहुत सारे चीज बताएं। तो रुक्ष उबटन जितना रगड़ते हैं ना, उतना स्वेद प्रवृत्ति अच्छी से होती है, कांति आ जाती है, भ्राजक पित्त यहाँ से जागृत होता है, तो उसका इफेक्ट जाठराग्नि पे पड़ता है। जाठराग्नि अच्छी होती है तो फिर धात्वग्नि अच्छी होती है, धात्वग्नि अच्छी होती है तो भूताग्नि अच्छी होती है, और सार कीट विभाजन अच्छे से होने लगता है, क्लेद जो है वो पसीने से निकलने लगता है, और किडनी जो है उनको जान आ जाती है कि किसी ने सपोर्ट किया। यहाँ से अब स्टिमुलेशन मिलता है उद्वर्तन से, उसका इफेक्ट किडनीज पे पड़ता है, और फिर व्यान वायु अच्छी होती है, हृदय का कार्य अच्छा होता है, मस्तिष्क का कार्य होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो अपने आप किडनी के पेशेंट रिकवर होते हैं। इसीलिए प्रमेह में रुक्ष उबटन बताया है। इसलिए, और ये कितना महत्वपूर्ण है, इस पर कोई ऐसे क्लासरूम में चर्चा नहीं करता। अगर इस बात को अगर किया जाए तो कितना बढ़िया काम होता है। और मैंने ऐसा किया है, अपने सर के पास सीखा है। सर हमें दे देते थे, इतना पाउडर लो। उस टाइम में अटेंडेंट के साथ में हम लोग पेशेंट को उपटन करते थे, और पेशेंट उपटन कराने आते थे, फिर बाद में उनको हम लोग दे देते थे कि आप लोग घर पे करिए। 1 महीने के बाद जब पेशेंट आते थे, वो बोलते थे कि डॉक्टर साहब आपने चमत्कार कर दिया। मतलब मेरे सर को बोलते थे कि आपने इतना बढ़िया इलाज कर दिया कि मेरा यूरिया और क्रिएटिनिन ठीक हो गया, और फिर आपने क्या दवाई दिया, क्या जादू कर दिया कि मैं किडनी फेलियर ठीक हो गया। कैसे वो ठीक हुआ? और दूसरा, वो ठीक नहीं होते थे,
मतलब जो डायबिटिक रिलेटेड होते थे उनको तो मेडिसिन खाना पड़ता था, लेकिन जो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है वह बैलेंस हो जाता था। दूसरा क्या है कि उनको मेंटेनेंस डोज के लिए कुछ कुछ दवाइयां सर देते थे, जैसे कि मैं जो फॉर्मूला बताता हूँ, गुड़मार और नीम का छाल, नीम के पत्ते, जामुन का बीज, ये सब जो है वो तो शुगर कम करने का देना ही पड़ता था। नहीं तो अगर पेशेंट को बोल दिया कि आप सब कुछ खा पिए तो ज्यादा मीठा खाते थे, फिर पेशेंट फिर आते थे और उसका इफेक्ट किडनी पे होता था। इसीलिए आपको रुक उपटन करना है, व्यायाम करना है। जितना व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उतना जो ब्लड शुगर जो है वह पूरा मसल से एब्जॉर्ब कर लेता है, क्लेद है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो धातुओं में शिथिलता जो है वह पूरी तरह से ठीक होकर दुर्बलता नष्ट हो जाती है। इसलिए व्यायाम, व्यायाम का क्या बताया है कि व्यायाम करने से क्या होता है कि धातुओं को बल प्राप्त होता है। और विमान स्थल में ऐसा होता है कि हमें बल देखना है तो व्यायाम शक्ति कितनी है उस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि उसके बॉडी में कितना बल है। मैंने आप लोगों को एक चीज और बताया था कि एक बार मैं राजकोट गया था, तो वहां से जाने के बाद कुछ ना ये है, ऊपर पहाड़ पे चोटीला देवी का मंदिर है। तो मेरे साथ कुछ एमडी लोग भी थे जो प्रोफेसर वगैरह थे। तो हम लोग जब चढ़ने लगे ना, तो वो लोग थोड़े 100 सीढ़ियाँ चढ़े और उसके बाद थक गए, सांस फूलने लगा। दिखने में अच्छे दिखते थे लेकिन सांस फूलने लगा। मैं ऊपर जाके 2 बार जाके नीचे ऊपर जाके आया। क्यों? क्योंकि ना मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ या मैं बहुत वो, मैं ये बस बता रहा हूँ कि वो थोड़ा भी नहीं चल पा रहे थे। मतलब उनका दिखने में अच्छे दिख रहे हैं कि बल की कमी है, मानसिक बल भी शारीरिक बल भी। तो इसलिए बल बढ़ाने के लिए व्यायाम करना बहुत जरूरी है। मानसिक व्यायाम के लिए तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है, व्यायाम होना बहुत जरूरी है। रात्रि जागरण अगर है तो वह, अगर पेशेंट ना बहुत ज्यादा सो रहा है, जल्दी सो जा रहे हैं और लेट तक सो रहे हैं, तो उसको थोड़ा रात्रि जागरण कराएंगे तो कफ का वो विलयन करता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पर पथ्य के रूप में रात्रि जागरण बताया है। कम सोना चाहिए रात में। उसी तरह से आहार विहार औषधि ऐसे जो हैं जो कफ पित्त के नाशक है वह चिकित्सा अगर दिया जाए तो प्रमेह में बहुत ज्यादा हितकारी रहते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रमेह की चिकित्सा बताने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जरूर ये चीज समझ आ रहा होगा। अब प्रमेह में अगर मधुमेह नहीं है या मधुमेह की स्टेज आने वाली है या फिर मधुमेह हो भी गया है, तो कुछ कुछ योग बताए हैं। वो क्या क्या है जो मैं जो बता रहा हूँ वो आपको उपयोगी पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है, आंवले का रस का प्रयोग करना है, त्रिफला का प्रयोग करना है, देवदार का प्रयोग करना है, मुस्ता का प्रयोग करना है। इनका काढ़ा बना के दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से त्रिफला का प्रयोग करें, लौह भस्म का प्रयोग करें, शिलाजित का प्रयोग करें, हरितकी का प्रयोग करें। तो ये हर तरह के प्रमेय में बहुत बड़ा ताकत देता है और ये ब्रीहण करता है, संतर्पण करता है, क्योंकि लौह भस्म है, शिलाजित है, हरितकी है, बहुत बढ़िया काम करता है। त्रिफला है तो शरीर का क्लेद को सुखा देता है। शिलाजित में तो गुण है ही वो कि क्लेद को सुखा देता है, किडनीज को बल देता है, इसलिए चंद्र प्रभावटी में भी शिलाजित डाला हुआ है। इसी तरह से एक फल त्रिकादिक्वात जो प्रमेह रोगाधिकार में है, उसमें क्या क्या है, तो हरित की, विभित की, आम्ल की, दारू हल्दी, इंद्रायण की जड़ है, उसी तरह से नागर मोता है, और इसका काढ़ा बना के पीने के लिए बोला है। और इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के प्रक्षेप के रूप में डाल के और इसको पिलाने के लिए बोला है। तो ये फल त्रिकादिक्वात जो प्रमेह रोगाधिकार में है उसका बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और अब आप बोलेंगे इंद्रायण का जड़ है, कभी कभी पेट दर्द होगा, तो ऐसा नहीं है। मुस्ता और तगर डाला है, उसको बैलेंस करने के लिए डाला है। इंद्रायण की जड़ को, उसके जो भी बॉडी में इरिटेटिंग म्यूकोजल मेम्ब्रेन को इरिटेशन होकर पेट दर्द होता है ना, उसको बैलेंस करने के लिए तगर डाला हुआ है और मुस्ता डाला हुआ है, ये बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से गुड़ुची का पूरा सत्व जो है, अमृता सत्व, इसको अगर सेवन करा दिया जाए तो हर तरह के प्रमेय में इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से शतावरी का रस निकाल के दूध में मिलाकर और वह अगर दिया जाए, शतावरी कल्प नहीं बोल रहा हूं, शतावरी का रस, फ्रेश रस या शतावरी का चूर्ण को दूध में मिक्स करके अगर दे दिया जाए तो वो संतर्पण करता है। हर तरह के प्रमेह को यह देना ही चाहिए, भले स्थूल और स्थूल और बलवान रोगी हैं तब भी उनको देंगे, क्योंकि हमने शोधन करा दिया है और उनका संतर्पण होना बहुत जरूरी है। संतर्पण क्यों देना जरूरी है? क्योंकि प्रमेह व्याधि में प्रभुता विलमूत्रता, बहुमूत्रता, अविल मूत्रता हो रही है, धातु में शिथिलता आ गई रहती है, पेशेंट अंदर ही अंदर कमजोर हुए रहते हैं। इसलिए शोधन करा के, और शोधन इसलिए कराना है कि पूरा कफ पित्त और क्लेद ये सब निकल जाए, शुद्धि में संसर्जन क्रम करा देना है। और फिर उसके बाद में बल प्रदान करने के लिए शतावरी का प्रयोग जो है वह करेंगे दूध के साथ, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कच्चा दूध जो है, इतना भी कच्चा नहीं कि पैकेट वाला दूध ले रहे हैं, जो गाय का फ्रेश निकाला हुआ दूध है, और उसको अगर सुबह सुबह पिए तो शुक्र में जो है, जिसका शुक्र निकल जाता है, और यहाँ पर दूध जो है वो धारोष्ण दूध, तुरंत गाय से निकाला हुआ तुरंत दूध पी लिया, बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। तो इससे शुक्र में,
पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। पयः शुक्र सद्य शुक्रक्रम पयः, ऐसा श्लोक बताया कि जो दूध है वो तुरंत ही शुक्र बढ़ाता है। इसलिए फ्रेश जो गाय का दूध है वह पिला दिया जाए निकाल के, तो वह शुक्र में मतलब ऐसा जो यूरिन पास करते टाइम ये शुक्र निकल जा रहा है, या बिना यूरिन के पास किए भी शुक्र निकल जा रहा है, या जिनको नाइटफॉल है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, उनको भी अगर कच्चे दूध में मैंने क्या बताया कि जो धारोष्ण दूध है, कच्चा दूध मतलब धारोष्ण दूध, रखा हुआ दूध नहीं, वह अगर दे दिया जाए तो वह अग्नि को क्योंकि वह जब गाय के दूध से निकलता है ना, तो वह कैसा रहता है, धारोष्ण ऐसा दूध रहता है, वो फ्रेश रहता है और सुपाच्य रहता है। इसी तरह से बता रहे हैं कि नारियल के बीच में फिटकरी का चूर्ण डाल दीजिए और उसमें कीचड़ में डाल के उसको दबा के रख दीजिए, और उसके बाद में नारियल में जो घुला हुआ फिटकरी है, फिटकरी से जो शुद्ध हुआ पानी है, उसका अगर सेवन रोज सुबह और शाम कराया जाए तो ये किडनी फेलियर में बहुत बढ़िया काम करता है, प्रमेह में भी बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से मुस्तादी क्वाथ है जो बताया हमारे सर के नोट्स में, इसमें मुस्ता है, त्रिफला है, देवदार है, फिर सूर्या मुरवा मूल है, फिर मुरवा मूल, फिर उसी तरह से इंद्रायण की जड़ और लोद्र, इसको काढ़ा बना के अगर दें, मैं फिर से बताता हूँ, मुस्ता है, त्रिफला है, देवदारू है, मुरवा का मूल है, इंद्रायण की जड़ है और लोद्र है, इसका अगर प्रयोग किया जाए तो हर तरह के प्रमेह में, मूत्र कृच्छता कभी कभी क्या होता है कि यूरेटर जो है वो चिपक जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब सिस्टाइटिस हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ पेशेंट को, उसके बाद में ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हुआ और वो बाद में आगे जाके यूरेटर को चिपका दिया, उसकी वजह से मूत्र कृच्छता हो गई, पूरा किडनी जो है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस ऐसे फूल जाता है, ऐसे 2 किलो का किडनी ऐसे दिखता है, क्योंकि यूरिन पास नहीं हो रहा है, मूत्र कृच्छता हो गई, रास्ता ब्लॉक हो गया है इन्फ्लेमेशन की वजह से। कभी कभी वहां पॉलिप हो जाता है, सिस्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे पैथोलॉजी होती है, यूरिन नहीं निकल पाता है, तो उसमें पेशेंट को वॉमिटिंग होने लगती है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है क्योंकि वो वॉश आउट नहीं हो पाता है, तो वो ब्लड क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, इमीडिएटली उनका ये डायलिसिस करा देते हैं और उसके बाद में सर्जरी करके यूरेटर को ओपन किया जाता है, एक स्टेंट बैठा दिया जाता है ताकि वो यूरिन अच्छे से निकलते जाए। मूत्र कृच्छता में एलोपैथी में यही चिकित्सा है। आयुर्वेद में हम उत्तर बस्ती देते हैं, जो स्नेह को हम लोग वहां से जहां से मूत्र मार गए वहां से हम इंसर्ट करते हैं, उत्तर बस्ती जाएगा, स्नेहन करेगा और जो ये ब्लॉकेज हो गया है यूरेटर, उसको वो स्नेहन करके खोल देगा। उसके साथ में हम एंटीबायोटिक्स देते हैं आयुर्वेद का, सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी मतलब अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये सब दवाइयां देते हैं, गोक्षरादि गुगुल देते हैं, पुनर्नमा गुगुल देते हैं, चंद्र प्रभावटी देते हैं, तो इन सब से वो इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो जाता है। ये आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है। आप लोग को मेरा और मेरे सर का कॉन्सेप्ट समझ रहा है कि नहीं? अगर नहीं समझ रहा है तो आप लोग इनबॉक्स में लिखिए और बताइए। तो इस तरह से ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और जितना पेशेंट व्यायाम करेगा, एक्सरसाइज, मैं तो हर पेशेंट को बोलता हूँ कि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है और चलना बहुत जरूरी है, व्यायाम करना बहुत जरूरी है। जितना चक्रमण करेगा उतना उसका अग्नि प्रदीप्त होगा, खाए पिया पच जाएगा, नहीं तो खाएगा और फिर से आज से सुखम स्वप्न सुखम करेगा, तो उससे प्रमेय की संप्राप्ति भंग नहीं होगी, उसको वो तकलीफ और ज्यादा बढ़ते जाएगा। इसी तरह से कुछ कुछ प्रमेय में मैं बता रहा हूं, बाकी तो चरकाचार्य जी ने बहुत सारे काढ़े बताए ही हैं, लेकिन इसी तरह से शुक्रमेह में अगर हम लोगों ने दुर्वा, जिसमें शुक्र निकल रहा है, उसको रोकने के लिए, स्तंभन करने के लिए, शुक्र को गाढ़ा बनाने के लिए, शुक्र बढ़ाने के लिए कुछ काढ़े का प्रयोग बताया है और ये हमारे सर के नोट्स में है। तो दुर्वा है, कसेरुका है, पुत्तिकरंज है, जलकुंभी, मुस्ता और सेमल का जड़, इसको अगर सेमल का जड़ या शेवाल, जो पानी के अंदर जो ये रहते हैं ना, काई पड़ जाती है, उसका अगर प्रयोग किया जाए, या शेवाल जो है एक वनस्पति है जो पानी के अंदर पाई जाती है, दुर्वा हो गया, कसेरुका हो गया, पुत्तिकरंज, जलकुंभी, मुस्ता और शेवाल का जो क्वाथ है, इन सबको अगर देते हैं तो शुक्रमेह में वो कषाय रस की वजह से शुक्रमेह में शुक्र का आना जो है वह कंट्रोल कर देता है। तो उसमें पेशेंट को जो थकावट हो रही होती है, शुक्र क्षय के सिम्टम होते हैं, ओजस क्षय के, उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से फेन में जो बताया सुश्रुताचार्य जी ने, इसमें झागदार जो यूरिन आ रहा है तो फेन में उसको बोलते हैं, तो उसमें त्रिफलादि क्वाथ बताए हैं, तो त्रिफला लेना है, अमलतास लेना है और दाख लेना है, द्राक्षा का कषाय, इसका प्रयोग करना है। मैं फिर से बताता हूँ, त्रिफला हो गया, फिर अमलतास हो गया, द्राक्षा का क्वाथ बना के अगर सुबह शाम दे दें तो फेन में जो है झाग जो आ रहे हैं, पेशेंट यूरिन करता है तब भी झाग आता है और ऐसे झागदार ही यूरिन आ रहा है, उन सब में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से सर्पी में जो बताया है सुश्रुताचार्य जी ने कि जिसमें घी की तरह यूरिन आ रहा है,
सर्पी में वातज का जो तीसरा टाइप रहता है, हस्ती में, वसा में और सर्पी में भी बताया, घी की तरह यूरिन आ रहा है और इसमें भी बात का इन्वॉल्वमेंट होने से धातुओं का सार भाग सर्पी की तरह निकल रहा होता है। तो इसमें आयुर्वेदाचार्य ने क्या बताया था, गुडुची बताया है, चित्रक का क्वाथ बताया है। तो गुडुची और चित्रक का क्वाथ पीने से सर्पी में जो वातज टाइप है, तीसरा टाइप है, उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पाठा है, फिर कुटज है, कुटज की छाल है, घृत भर्जित हींग है, हींग का प्रयोग करना है, कुटकी है और कुष्ठ वनस्पति का चूर्ण, इसका प्रयोग करते हैं तो सर्पी में हमें बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से उदक में है, बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है बहुत ज्यादा, तो इसमें यवक धव का शाल यह लेना है, मतलब जो अर्जुन का छाल होता है वह लेना है, फिर उसके बाद लाल चंदन लेना है, फिर शालमली लेना है, शल्लकी का प्रयोग करना है, इसका काढ़ा बना के उदक में देते हैं तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से पारिभद्र रहता है या बकायन जो बड़ा नीम रहता है, उसका काढ़ा अगर दे दिया जाए तो इससे भी पीने से बहुत अच्छा फायदा, उदक में फायदा होता है। इसी तरह से जयंती पत्र का क्वाथ का प्रयोग अगर कर दिया जाए तो इक्षु में जिसमें गन्ने के रस की तरह यूरिन आ रहा है, उसमें जयंती पत्र का क्वाथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर सुरा में है, मतलब यूरिन आ रहा है जिसमें अल्कोहल जैसा स्मेल आ रहा है, जिसको हम सुरा में बोलते हैं, तो उसमें नीम की छाल में शहद का प्रक्षेप डाल के अगर दे दिया जाए तो सुरा में हमें बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से मधुयुक्त चित्रक को अगर हम लोग उसका काढ़ा बना दे, मधुयुक्त चित्रक का काढ़ा बना दे तो उसका प्रयोग करते हैं तो सिक्ता में सैंड की तरह यूरिन में के बाद डिपॉजिट हो जाते हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स जो सिक्ता में बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से शनेर में थोड़ा थोड़ा रुक रुक के यूरिन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के हो रहा है, तो इसमें अगर हम लोगों ने खदीर का क्वाथ में मधु मिलाकर कर दे दिया तो शनेर में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से लवण में है, यूरिन में इतना ज्यादा नमक आता है, इतना ज्यादा नमक आ रहा है, वो शरीर में जो सोडियम क्लोराइड है वो परसेंटेज बहुत बढ़ गया है और इम्बैलेंस हो गया है, तो यूरिन में बहुत ज्यादा ये लवण रसात्मक है, उसको लवण में बोलते हैं। तो उसमें उसको शुद्ध करने के लिए पाठा जो है, पाठा वनस्पति और अगरू का क्वाथ में मधु का प्रक्षेप डालकर काढ़ा बना के देने से वह लवण में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से मैं जो भी बता रहा हूँ आप लोग को शायद समझ आ रहा होगा, पिष्ट में जो रहता है, चावल का जो आप चावल का आटा है उसको पानी में घोल दीजिए तो उसकी कैसे कंसिस्टेंसी कैसे हो जाती है, जिस तरह से इडली बनाते हैं, लेकिन इडली को बनाने के लिए फर्मेंट किया जाता है, रात भर रखा जाता है, तो इडली का जो ऐसे रहता है ना वो पूरा ऐसे गिरता है चावल का, उसी तरह से यूरिन होता है, उसको पिष्ट में बोलते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना है कि हल्दी और दारू हल्दी के क्वाथ में मधु मिलाकर कर दे दिया जाए तो इससे ना वो पिष्ट में जो है, जो मैंने बताया कि जलेबी का कैसे रहता है उसी तरह का पिष्ट में यूरिन हो रहा है, उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर सांद्र में हो रहा है तो हमें क्या करना है, सांद्र में हमें एक मिनट ये बता रहे हैं कि सतौने का छाल, इसका प्रयोग अगर हम लोग करते हैं तो यह मधु के साथ करते हैं तो सांद्र में, मतलब सांद्र में क्या होता है कि कुछ भाग नीचे जमा होता है, कुछ भाग ऊपर तैरता रहता है, दो तरह का ये दिखता है, जो भी मूत्र रहता है दो तरह का कंसिस्टेंसी से, विस्कोसिटी से, इस तरह से दिखता है, तो सांद्र में इसको बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सतौना, सप्तपर्ण का जो छाल होता है, 7 पत्तों वाला जो पेड़ होता है उसकी छाल को अगर मधु के साथ काढ़ा बना के अगर दे दिया जाए तो वह इसमें सांद्र में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पैतृक जो प्रमेय है, मतलब पित्त वाले जो 6 प्रमेय हैं उसकी चिकित्सा में बताता हूं। तो पहला वाला जो है, जो ये बोलते हैं कि मंजिष्ठ में, हरिद्र में, नील में, अलग अलग जो है, उसमें पीपल जो रहता है, पीपल का पेड़ है उसका अगर पंचांग का काढ़ा बना के दे दिया जाए, अमलतास का प्रयोग कर दिया जाए, बरगद के मूल का त्वक का प्रयोग कर दिया जाए, लाल चंदन का प्रयोग कर दिया जाए, त्रिफला का प्रयोग कर दिया जाए, मंजिष्ठा का प्रयोग कर दिया जाए, तो इससे क्या है, पहला वाला जो पीपल वाला है उसका प्रयोग करते तो नील में अच्छा काम करता है। पीपल का काढ़ा नील में जब ब्लूइश वायलेट कलर का यूरिन हो रहा है तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। हरिद्र में, मतलब हल्दी के पानी की तरह यूरिन हो रहा है तो अमलतास का काढ़ा बना के देने से फायदा होता है। इसी तरह से फेन में झाग वाला आ रहा है तो उसमें बट मूल का, जो बरगद का जो मूल रहता है अंकुर की तरह जो आ रहे हैं, और क्राइपर्स जो रहते हैं ना, जो मूल बन के हो रहे हैं, उसका काढ़ा बना के उसका अगर प्रयोग कर दिया जाए तो यह पेन में अच्छा काम करता है। इसी तरह से त्रिफला का प्रयोग अगर कर दिया जाए तो क्षार में अच्छा काम करता है। लाल चंदन का प्रयोग कर दिया जाए तो मंजिष्ठा में इसमें काम करता है। मतलब ये अलग अलग प्रमेय के हिसाब से चिकित्सा बताइए। आप लोग सुश्रुत संहिता में देखेंगे, भेषज रत्नावली में देखेंगे तो सेम ऐसे ही चीज आप लोग को भेषज रत्नावली में, सुश्रुत संहिता में बताया है।
इसी तरह से फल त्रिकादिक्वाथ का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है, वो मैंने बता दिया। हस्ती में हाथी की तरह यूरिन जो करता है उसको पाठा है, जो शिरीष की छाल है, फिर दुरालबा है, मुरवा मूल है, फिर ढाक के फूल है, तेंदुक की छाल है, जो ये कैथ है, चिरायता है, उसका प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग करते हैं तो सर्पी में हस्ती में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से शौद्र में मधुमेह के लिए बता रहे हैं कि खदीर का प्रयोग, खदीर का काष्ट, सुपारी, इनके काढ़े को अगर दे दिया जाए तो शौद्र में बहुत अच्छा काम होता है। इसी तरह से वसा में जो आता है जिसमें बहुत सारा चर्बी टाइप निकल रहा है, ये भी वातज टाइप है, तो इसमें अरणी की छाल, ये मार्केट में मिल जाता है, इसका काढ़ा बना के अगर दें तो वसा में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से शिला जत्तु का अगर प्रयोग कर दिया जाए और साल सरादी गण सुश्रुत संहिता में बताया उसका अवलेह बना के प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। स्वर्ण माक्षिक का प्रयोग अगर कर दिया जाए, स्वर्ण माक्षिक में साल सरादी गण के सारे द्रव्यों का क्वाथ बना के स्वर्ण माक्षिक में वो करके फिर उसका चूर्ण में ऐसे पुड़िया बना दीजिए और वह दे, तो इसका प्रयोग करने से हर तरह के मधुमेह या प्रमेह में फायदा होता है। इसी तरह से न्यग्रोदादि चूर्ण है, फिर बृहद दाढ़ीमादि घृत है, दाढ़ीमादि घृत, यह प्रमेह में बहुत अच्छा काम करता है। दाढ़ीमादि घृत में घृत कल्पना रहती है, मीठापन बिल्कुल भी नहीं था, वो बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से धानवंतर घृत चरक संहिता में बताया, इसका कंटेंट के बारे में मैंने एक लेक्चर लिया है, यूट्यूब में देखिए आयुष दर्पण के, तो धानवंतर घृत का भी प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से एक आता है प्रमेय मिहिर तेल, प्रमेय मिहिर तेल का अभ्यंग करना है, उसी का बस्ती देना है, उसी का नस्य देना है, उसी का कर्ण पुराण करना है, तो बहुत अच्छा प्रमेय मिहिर तेल, इस पर भी मैंने एक लेक्चर लिया है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं फिर से एक लेक्चर ले लूंगा। इसी तरह से शुक्र मातृका वट्टी का प्रयोग करते हैं तो वह बहुत बढ़िया काम करता है। में मुदगर रस का प्रयोग करते हैं, विडंग आदि लौह का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से पंचानन रस का प्रयोग करते हैं, चंद्रकला रस का प्रयोग करते हैं, तारकेश्वर रस, सोमेश्वर रस, इस सब का प्रयोग करते हैं। मेहानल रस, हेम कुलांतक रस, बृहद वंगेश्वर रस, वंगाष्टक वटी का प्रयोग करते हैं। ये बहुत सारी दवाइयां हैं। चंद्र प्रभावटी, यह तो प्रमेह की बेस्ट दवाई है, हर तरह के प्रमेह में देते हैं। और इसमें हम लोग योगेश्वर रस का प्रयोग करते हैं, हरिशंकर रस का प्रयोग करते हैं, विद्या वंकेश्वर रस इसका प्रयोग करते हैं, बृहद वंकेश्वर रस का प्रयोग करते हैं, बृहद काम चूड़ामणि रस इसका प्रयोग करते हैं। और उसी तरह से अपूर्व मालिनी वसंत रस का प्रयोग करते हैं, वसंत तिलक रस का प्रयोग करते हैं, फिर चंद्रकांति रस का प्रयोग करते हैं, मेह केसरी रस का प्रयोग करते हैं, मेह वज्र रस का प्रयोग करते हैं, वसंत कुसुमाकर रस का प्रयोग करते हैं, फिर मेघनाद रस का प्रयोग करते हैं, प्रमेह सेतु रस का प्रयोग करते हैं, मेह वज्र रस का प्रयोग करते हैं, फिर बृहद हरिशंकर रस का प्रयोग करते हैं, इंद्रवट्टी का प्रयोग करते हैं, आनंद भैरव रस जो प्रमेय रोगाधिकार में बताया भैषज रत्नावली में उसका प्रयोग करते हैं, मालती कुसुमाकर रस का प्रयोग करते हैं, प्रमेय कुंजर केसरी रस का प्रयोग करते हैं, प्रमेय गज केसरी रस का प्रयोग करते हैं, स्वर्ण वंग का प्रयोग करते हैं, फिर प्रमेय जो है पित्तज और कफज वाला है उसमें देवदार वरिष्ठ का प्रयोग करते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। बाकी का जो है प्रमेय पे वो मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। मेरा आज का जो प्रयास है कि मैं आप लोगों को संप्राप्ति को भंग करके चिकित्सा वो मैं क्या क्या बताऊं, तो आप लोगों को ये जरूर फायदा हुआ होगा। जो भी मैंने बताया अपने सर के नोट से बताया है, यह सारा कलेक्शन है, सुश्रुत संहिता, भैषज रत्नावली, योग रत्नाकर, शारंगधर संहिता, बहुत सारे ग्रंथों का सार भाग है मेरे सर के नोट्स में, और ये आपके प्रैक्टिस को जरूर चार चांद लगा देगा। आप मेरा लेक्चर फिर से सुनिए, और आप लोगों को अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप लोग मेरे से फिर पूछिए, फिर मैं उसको और अच्छे से मेरी ही बात को क्यों मेरे सर ने जो बताया है वो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। तो अभी का मैं लेक्चर अभी बंद कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को और भी बहुत सारा चीज बता रहा हूँ। आप लोगों ने प्रश्न पूछे, मैं उसका आप लोगों को उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर वसु जी नमस्ते, प्रणाम आपको। एमवी सुशील सर आपको प्रणाम, आपको, आप शायद साउथ इंडियन है सर। सुशील सर नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अदिति त्रिपाठी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुखदेव जी नमस्ते, प्रणाम आपको। थोड़ा ये हैंग हो रहा है, एक मिनट रुक जाइए। आप लोग इतने अच्छे चिकित्सक हैं ना कि सुबह अष्टांग हृदय का संस्कृत टीका पढ़ने, मतलब कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि हमें पढ़ना है, मतलब आयुर्वेद को पूरा ढूंढ के निकालना है, पूरा एक्सप्लोर करना है कि हमें पढ़ के पूरा चीज आयुर्वेद को पढ़ के हमें इतना। और आयुष दर्पण के सारे चिकित्सक इतना अच्छे चिकित्सक है ना कि पूरा पढ़ाई मन लगा के कर रहे हैं और अपने पेशेंट में रिजल्ट भी दे रहे हैं। यही तो एक खासियत है आयुष दर्पण के चिकित्सकों का।
रचना त्रिपाठी जी नमस्ते आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अमित पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निक पाटिल जी बोल रहे हैं सर बता वाद गजांकुशस एकांग वीरस महावाद विध्वंसक में डिफरेंस बताएं और कब कब दे सकते हैं। इसका डिफरेंस तो मेरे लेक्चर में देख लीजिए, और कब कब देते हैं ये इस पर मैं आपको एक लेक्चर लूंगा। डॉक्टर लक्ष्मी जी बोल रही हैं कि नमस्ते सर, प्रमेह पेशेंट है, 430 पीपीएस, थौल्य पेशेंट है, कोई कंप्लेन है, एक दिन एक बार आराम करता है, दिन में 1 घंटा आराम करता है, एज 46 हो गई, आरोग्यवर्धनी वटी, मधुमेह नाशनी वटी, चंद्रबाबू फल त्रिकादि भी दे दिया। पहले उसकी 379 थी और अब 430। अभी असली में दवा के पास नहीं हुआ है। ये दवा से नहीं हुआ है। आपने कैसे ओपन लिख दिया कि दवा से ऐसा हो गया? ऐसा नहीं, 430 होने का कारण है कि उसने मीठा खाया है, कुछ ना कुछ मीठा खाने की वजह से उसको ये तकलीफ हो रही है। आप उसका पथ्य पथ्य देखिए कि उसने क्या चीज खाया है जिसकी वजह से ये हो गया। आज से सुखम स्वप्न सुखम अगर वो कर रहा है, दधी का सेवन कर रहा है, अभी वसंत ऋतु शुरू है, थोड़ा गर्मी आ रही है ना, तो लोग दही का सेवन कर रहे हैं, वो ज्यादा ठंडा पानी खा रहे हैं और पीना पानी इतना ज्यादा पी रहे हैं, इन सब की वजह से ये बढ़ा हुआ है। तो उनको क्या करना है कि व्यायाम कराना है, एक्सरसाइज कराना है, और सबसे बेस्ट रहेगा कि आप उनका शोधन कराएं। वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण, ये अगर और खासकर वमन विरेचन कराएंगे, अपने आप उनका शुगर लेवल कंट्रोल आ जाएगा। फिर उनका दिनचर्या अच्छा करिए, रात्रिचर्या अच्छा करिए, और जो दवाइयाँ दिया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मधुमेह नाशनी से ही नहीं होगा इनका। उसमें जो मैं फॉर्मूला बताता हूँ, गुड़मार है, नीम की छाल है, नीम के पत्ते का चूर्ण है, बिल्व की छाल है, बिल्व के पत्ते का चूर्ण है, बिल्व के फल का चूर्ण है, फिर करेले का बीज का चूर्ण है, करेले का चूर्ण है, जामुन के बीज का चूर्ण है, ब्राह्मी है, फिर उसके बाद में पुनर्नवा है, गुड़ुची है। इन सब का जब प्रयोग कराएंगे ना, तो इसका प्रयोग करने से शुगर लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ शायद आप लोग मेरे बात से सहमत हैं। डॉक्टर रविंदर यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली देशमुख जी नमस्ते प्रणाम आपको। और वसंत कुसुमाकर रस आपको अगर गवर्नमेंट सप्लाई में आता है लक्ष्मी जी, तो वसंत कुसुमाकर रस का प्रयोग करिए, अपने आप उसका शुगर लेवल 430 से नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, डॉक्टर कुलभ सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। वाह क्या नाम है, डॉक्टर कुलभ सिंह राजपूत, वाह। डॉक्टर सरोज देसाई मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तेजस मोदी जी बोल रहे हैं यूरिन में नाइट्रिक एसिड मात्रा ज्यादा होना पित्तज प्रमेह मानेंगे, 100% मानेंगे। उसमें दाह पाक हो रहा है क्या, क्या सिम्टम है, उस हिसाब से आप पित्तज है कि कफज है वातज है वो देखिए। मेरे हिसाब से वो पित्तज में ही आएगा, लेकिन वो क्या मतलब पेशेंट को क्या सिम्टम दिख रहा है, किस कलर का यूरिन आ रहा है, उसको फिर आप हरिद्र में, नील में और मंजिष्ठा में, इसमें किस में देख रहे हैं, उस हिसाब से देखिए। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जगपाल सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मयंक पांडे जी बोले मधु का प्रयोग आज के परिप्रेक्ष्य में कितना उचित है? तो आज के परिप्रेक्ष्य में 100% उचित है, लेकिन कफज और पित्तज प्रमेह के लिए प्रयोग करना है। वातज में 3 टाइप, हस्ती में, वसा में, मज्जा में, इसके लिए प्रयोग करना है। मधुमेह के लिए प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मधुमेह के रोगी को नहीं देना है। प्रमेह व्याधि केवल मधुमेह नहीं है, मधुमेह उसका एक टाइप है। 20 प्रकार के प्रमेह में हमें मधु का प्रयोग करना है। आप और कफ का मधु का प्रयोग करना है कि कफ को विलेप करता है और मेद का शरण करता है। वेट लॉस के लिए हम लोग देते हैं ना, कफ को निकालने के लिए हम लोग श्वास का में मधु का अनुपान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वह कफ को प्रबलित करता है, मतलब ये डिजोल्व करता है, पूरी तरह से शमन करता है। और दूसरा क्या करता है कि वह मेद को भी शरण करता है। इसलिए वेट लॉस में हर रोज अगर वो 3-3 2-2 चम्मच अगर मधु का प्रयोग करे तो वेट लॉस हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर दिवाकर शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मोहित जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रोहित अरोरा जी बोल रहे हैं प्रोटीन यूरिया में कौन सा प्रमेय है? प्रोटीन यूरिया आप देखिए ना कि पिष्ट में है क्या, सिक्ता में है क्या, सिक्ता में जैसे सिम्टम दिख रहे हैं। अगर एल्बुमिनेरिया है तो वह भी आप उसको, फेन में है क्या, कौन सा में है वो आप देखिए। इसको आप मेरे बोलने पे नहीं, आपको ढूंढना है वो कौन सा है। प्रोटीन यूरिया तो बहुत बहुत सारा चीज निकल रहा है वहां से, हर तरह के प्रोटीन निकल रहे हैं, यूरिया भी निकल रहा है, क्रेटिनिन भी निकल रहा है, एल्बुमिन निकल रहा है। आपको उसको आयुर्वेद के कौन सा सिम्टम मैच हो रहा है, ये आपका काम है। डॉक्टर सीमा जी बोल रही हैं कि प्रणाम सर, सर हाई ब्लड प्रेशर हो और प्रमेह हो, शुगर लेवल 200-250 रहता हो तो कैसे स्टार्ट करें? सीमा सिंह जी, इसमें आप बस्ती दीजिए, तिक्तक शीर बस्ती दीजिए या दशमूल काढ़ा और धनवंतर तेल का बस्ती दीजिए, ब्लड प्रेशर और प्रमेह दोनों में फायदा करेगा, ऐसा अनुभव है। डॉक्टर कंचन जी बोल रहे हैं कि
प्रणाम। तो प्रमेय में बीएसएल का विचार करना है क्या? 100% करना है। उसको मधुमेह हुआ है कि नहीं हुआ है? और आज के जब जो ऋषि मुनि थे उनको दिव्य दृष्टि से सब प्राप्त होता था ज्ञान। हमें ऐसा, हमें, आपको कंचन जी दिव्य दृष्टि है क्या? आपको होगी, मुझे तो नहीं है। तो मैं मॉडर्न के इन्वेस्टिगेशन का तो जरूर सहायता लेता हूँ, लेकिन संप्राप्ति सारा समझने के लिए आयुर्वेद का ही प्रयोग करता हूँ। लेकिन हमें मॉडर्न का भी लेना ही पड़ता है। बीएसएल मतलब मधुमेह हो गया है कि नहीं हुआ है, कितना शुगर लेवल बढ़ा है, वो हमें आयुर्वेद के वो दिव्य दृष्टि और पहले का जो मेथड था, टेक्निक था, वो सब अभी काम नहीं आएगा। हमें आज जो अगर इंस्ट्रूमेंट करके दे रहे हैं और आयुर्वेद का मतलब एलोपैथी का साइंस इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग प्रयोग करें। हम लोग लेकिन चिकित्सा आयुर्वेद की ही देंगे, संप्राप्ति आयुर्वेद की ही भंग करेंगे। श्री वरुण शाह जी बोले हैं, सर चंद्रप्रभावती शुगर में क्या रिजल्ट लगेगा और साथ में प्रमेह गज केसरी रस दे तो कैसे लगेगा? बहुत अच्छा फायदा होगा। प्रमेह अगर आप पूछ रहे हैं, प्रमेह का मतलब ये नहीं है कि मधुमेह, डायबिटीज मिलाइटिस नहीं। प्रमेह जो है वो 20 टाइप का होता है। कफज प्रमेह 10 टाइप का होता है, पित्तज प्रमेह 6 टाइप का होता है और वातज प्रमेह 4 टाइप का होता है। उसमें एक टाइप है डायबिटीज मिलाइटिस जो वातज टाइप है। सारे प्रमेह जाके मधुमेह में कन्वर्ट होते हैं। तो चंद्र प्रभावटी है, उसका कार्य है क्लेद को निकालना। शरीर में जलीयता, एक तरह से बाढ़ आ गया है। जैसे कि मुंबई में बाढ़ आ जाता है, मुंबई में बाढ़ आ जाता है तो वाटर पंप लगाया जाता है कि वहां से पानी निकाल के और ड्रेनेज लाइन में वो छोड़ दिया जाता है या समुद्र में छोड़ दिया जाता है। वो इसी तरह से जो चंद्र प्रभावटी है दीपन पाचन कार्य करके, दीपन पाचन इसका मेन कार्य होता है, और फिर वो किडनीज को बल देती है और मूत्र प्रवृत्ति को अच्छा कर देती है, यूरिन को क्लीन कर देती है। इसलिए चंद्र प्रभावटी का सार के विभाजन को भी अच्छा करती है। चंद्र प्रभा केवल मूत्र ही नहीं है, वो पूरा सिस्टम को अच्छा कर देती है। और इसको कैसे चंद्र प्रभा क्यों नाम है कि सूर्य जब रहता है, सॉरी, ये जो चंद्रमा रहता है वो अमावस्या से पूर्णिमा तक धीरे धीरे उसकी प्रभा बढ़ती जाती है। चंद्रकला रस तो कला के हिसाब से बताया। चंद्र प्रभा मतलब चांद का जो प्रभा है वो बढ़ते जाता है पूर्णिमा तक, मतलब रोशनी। इसी तरह से चंद्र प्रभावटी को हम लोग प्रमेय के रूप में देते हैं तो वह संप्राप्ति को भंग करता है और कांति को बढ़ा देता है। चंद्र की कांति जिस तरह से प्रभा बढ़ती है उसी तरह से मनुष्य की प्रभा बढ़ने लगती है और सारा क्लेद निकलने लगता है, कफ का विलयन होता है, मेद निकलने लगता है और धातु को ताकत आ जाती है। प्रमेय गज केसरी रस देंगे तो बहुत बढ़िया काम करता है। डॉक्टर पवन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राकेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर लक्ष्मी जी बहुत बढ़िया चीज पूछ रही हैं, थैंक यू सर। पेशेंट एकदम से एलोपैथी बंद करके आयुर्वेद लेने आए थे। एकदम एलोपैथी बंद नहीं करना चाहिए, हमें धीरे धीरे टेपरिंग डोज में कम करना चाहिए। कोई भी एलोपैथी की दवाइयां बंद ना करें, नहीं तो पेशेंट को विड्रॉल सिम्टम हो के आपको तकलीफ देंगे वो लोग। पेशेंट बहुत दिमाग चाटते हैं, आपको मालूम नहीं है, भेजा फ्राई कर देते हैं, इतना ज्यादा दिमाग चाटते हैं ना, मतलब पेशेंट है वो, तो वो ना जानबूझ के डॉक्टर परेशान करते हैं। एलोपैथी बंद नहीं करना है, धीरे 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 हमें बंद करना है। आयुर्वेद भी ये बोलते हैं कि जो भी असात्म चीजें हैं उसको अभ्यास से क्रम क्रम से हमें बंद करना है और पथ्यकर आहार भी क्रम क्रम से करना है। इसी तरह से मेडिसिन भी जो है क्रम क्रम से ही कम करना है। डॉक्टर पवन शर्मा जी बोले मूत्र परीक्षा करें तो प्रमेय व्याधि को बहुत जल्द ठीक किया जा सकता है, मूत्र परीक्षा मस्ट। आपका बात 100% सही है यही। और न एक यहाँ पे एक सर है जिनका नाम क्या है, घनश्याम मर्दा सर, डॉक्टर घनश्याम मर्दा, जो एमडी हैं और वो जर्मनी में, यूरोप में, पूरा यूरोपियन कंट्री में, यूक्रेन में, वो सब जाके मूत्र परीक्षा करवाए उन्होंने। मतलब और वो आयुर्वेदिक ही ट्रीटमेंट करने जाते हैं, तो उनका बहुत नाम है कि उन्होंने पूरा क्लासिकल मेथड का प्रयोग करके और मूत्र परीक्षण से प्रमेह का डायग्नोस किया। और उनका कुछ पेपर भी है, रिसर्च पेपर भी है, और जर्मनी की गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड भी दिया है, मतलब उनको कुछ डिग्री भी दी है कि वो प्रमेह पे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर दिवांशु अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि पुरातन मधु कैसे मिलेगा? ये मेरा काम नहीं है, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको जंगल में जाना पड़ेगा और वहाँ आदिवासी जंगल में रहने वाले लोगों से लेना पड़ेगा, या आप अफ्रीका में जाइए तो वहां पर मिल जाएगा। अफ्रीका के जंगल में इतना मिलेगा ना कि क्या बताएं। पूजा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील कुमार जी एमपीएससी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर प्रतियोगिता हेतु कोई बुक का नाम होते, तो वो डॉक्टर परीख जी का जो बुक है ना उसका प्रयोग करिए। अब यहाँ पर आयुष दर्पण के इधर ये भी चीज पूछा जाएगा, आप पूरा आयुर्वेद ही पढ़िए सर, आयुर्वेद ही पढ़िए। और एक डॉक्टर प्रभाकर राव जी की बुक है इंग्लिश में, उसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होगा। उसे पारिक जी का बुक है, एक डॉक्टर राव जी का बुक है, ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जो हैं। अभी मैं तो एक ही एंट्रेंस दिया हूँ, मैं भारतीय विद्यापीठ का दिया हूँ 2011 में, और मेरा एक ही बार बस एंट्रेंस दिया और मेरा हो गया।
तो मैं बहुत सारा टाइम भी वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं कंटिन्यू पढ़ते रहता हूँ। मैं गया, एग्जाम दिया, पास हो गया, अच्छे मार्क्स आ गए, मेरिट में आ गया और मेरा एमडी में हो गया। ठीक है। डॉक्टर देवांशु एग्रवाल जी बोले चंद्रकांति रस का रेफरेंस क्या है? ये प्रमेय रोगाधिकार वाला चंद्रकांति रस है, इसका प्रयोग करते हैं भेषज रत्नावली में, प्रमेय रोगाधिकार। डॉक्टर नियाति रायकर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर नियाति जी बोले चंद्रप्रभा वट्टी कितने टाइम तक दे सकते हैं? कंटिन्यू दे सकते हैं उसको, लेकिन कोई भी चूर्ण की वट्टी देते हैं ना तो रुक्षता बढ़ता है, तो उसको हम लोग घृत के साथ अगर दें, चंद्रप्रभा वट्टी जब भी दे रहे हैं तो घृत का प्रयोग जरूर करना चाहिए, 1 चम्मच 2 चम्मच दिन भर में अगर लें तो फिर उसका कोई व्यापत नहीं होता। और चंद्रप्रभा वट्टी ऐसी अच्छी रसायन वट्टी है जो स्त्री रोगों में बहुत बढ़िया काम करती है, उसको स्त्री मित्र भी बोला जाता है। हर गायनिक प्रॉब्लम में इसको दे सकते हैं। और दूसरा क्या है, चंद्रप्रभा वट्टी अगर 10 साल भी खिलाएं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बस एक ही साइड इफेक्ट होता है कि उससे रुक्षता ना बढ़ जाए, क्योंकि उसमें चूर्ण है पूरा, तो इसलिए घृत का सेवन कराएं तो वो रसायन और ये कोई रसकल्प नहीं है चंद्रप्रभा वट्टी, उसके सारे घटक द्रव्य एकदम सेफ हैं। एज ए फूड हम या एज ए मेडिसिन अगर करें तो उसका प्रयोग रसायन के रूप में, मतलब उससे गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत काफी हद तक ठीक होते हैं। पीसीओडी में फायदा होता है चंद्रप्रभा वट्टी से, इरेगुलर मेंसेस में फायदा होता है, लेकिन वो अनुपान बदल बदल के। इसी तरह से प्रमेह में तो काम होता ही होता है। मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से नहीं हो रही है, मूत्र कृच्छता हो गई है, यूरिन रिटेंशन हो गया है, यूटीआई हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, सीरम यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया है, एक्यूट रिनल फेलियर है, सीआरएफ में है पेशेंट, सभी में बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर मनीषा सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। अभी मैं अपना लेक्चर बंद करता हूं, हम लोग 8:15 बजे इंटरेक्टिव सेशन में मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को। कल हम इसी विषय पे कुछ और चर्चा करेंगे और सेम टाइम में 7 बजे हम लोग मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, धन्यवाद।